by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। अभी आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखा वो चीन के सैन्य अभ्यास का है। 23 मई को चीन ने ताइवान को घेरकर मिलिट्री ड्रिल शुरू की। बोला कि हम ताइवान पर कब्जा करने की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं कि कर पाएंगे कि नहीं। ताइवान को अलग करने का ख्वाब देखने वाले हमसे टकरा टकरा कर चूर हो जाएंगे, इस आशय का बयान भी आया। 一切台独分裂行径都将遭到14亿多中国人民迎头痛击，一切台独分裂势力都将在中国实现完全统一的历史大势面前撞得头破血流。 24 मई चीन की मिलिट्री ड्रिल का दूसरा और आखिरी दिन है। इससे पहले उसने इतना आक्रामक युद्ध अभ्यास कभी नहीं किया था। जानकार कहते हैं कि चीन की मंशा खतरनाक मोड़ ले रही है। अब वो धमकी देने से आगे निकल गया है, जिसके चलते जंग की आशंका बढ़ गई है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि 2027 तक चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। जिस तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, हमले की तारीख नज़दीक आ सकती है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि चीन ने ताइवान को क्यों घेर रखा है, क्या चीन ताइवान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है और जंग की स्थिति में कौन सा देश किसका साथ देगा। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात चीन के सैन्य अभ्यास की। जॉइंट सोर्ड 2024A ये 23 मई को शुरू हुए चीन के सैन्य अभ्यास का कोड नेम है। इसमें चीन की थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स हिस्सा ले रही है। इसके तहत चीन की फौज ताइवान को चारों तरफ से घेर कर लड़ाई का अभ्यास कर रही है। बकौल चीन ये ताइवान पर कब्जे का टीजर है। मगर चीन ताइवान पर कब्जा करना क्यों चाहता है, बेसिक समझाते हैं आपको। जब कभी ताइवान का जिक्र आता है, आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि ताइवान एक स्वायत्त द्वीप है, चीन का हिस्सा है या संप्रभु देश है। इन तीनों में से क्या? इसका जवाब डिपेंड करता है इस बात पर कि आप ये सवाल पूछ किससे रहे हैं। जैसे चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, कहता है कि अगर हमारे साथ रिश्ता रखना है तो ताइवान को अलग मानना आप बंद कीजिए। इसको वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। भारत, अमेरिका समेत 180 से अधिक देश इस पॉलिसी को मानते हैं। हालांकि कुछ देशों ने ताइवान के साथ अलग से सैन्य और व्यापारिक संबंध बनाकर रखे हैं, लेकिन वो उसको आधिकारिक राजनयिक संबंध का दर्जा नहीं देते। इसकी बड़ी वजह चीन की आपत्ति है। तो क्या ताइवान देश नहीं है? अब ये कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा। मई 2024 के डेटा के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन के 11 सदस्य देश और वेटिकन सिटी ताइवान को संप्रभु देश मानते हैं। कुछ बरस पहले तक ताइवान को मान्यता देने वाले देशों की संख्या 20 से ज़्यादा थी। 1 जनवरी 1979 से पहले तो अमेरिका भी ताइवान को ही चीन मानता था। यूएन में ताइवान को पूरे चीन का प्रतिनिधि माना जाता था। 1971 में यूएन ने भी ताइवान की मेंबरशिप छीनकर चीन को दे दी। इस घटना का बैकग्राउंड हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिलहाल हम शो की तरफ लौट जाते हैं। आज का टॉपिक, कौन कौन देश ताइवान को संप्रभु मानते हैं? ग्वाटेमाला, बेलीज, स्वातिनी, हैती, मार्शल आइलैंड्स, पैराग्वे, पलाउ, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस और तुवालू। वेटिकन सिटी को यूएन में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि वो डिबेट्स में हिस्सा ले सकता है मगर किसी प्रस्ताव पर मत नहीं डाल सकता। यूएन में वेटिकन सिटी के अलावा फिलिस्तीन को भी ये स्टेटस मिला है। इन देशों का मानना है कि चीन और ताइवान अलग अलग हैं, उनके साथ अलग से डिप्लोमेटिक संबंध रखे जा सकते हैं, लेकिन चीन की आपत्ति के चलते ऐसे देशों की संख्या कम हो रही है। इंटरनेशनल संस्थाओं में भी ताइवान को एंट्री नहीं मिलती है। यही चीज़ उसकी संप्रभुता के आड़े आ जाती है। कैसे, ये समझने के लिए हमें 90 बरस पीछे जाना पड़ेगा। दिसंबर 1933 उरुग्वे के मोंटेवीडियो में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के देशों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें स्टेट की परिभाषा, उसके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। इस बैठक में तय प्रावधान बाद में लीग ऑफ नेशंस में भी शामिल किए गए। मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन में आर्टिकल 1 में स्टेट की परिभाषा दर्ज है। इसके मुताबिक संप्रभु स्टेट के लिए 4 जरूरी शर्त है। नंबर 1, तय सीमाएं। ताइवान के पास देश होने लायक पर्याप्त जमीन है, उसकी सीमाएं भी निर्धारित हैं। वो साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी और ताइवान स्टेट के बीच में है।
नंबर 2, पर्याप्त आबादी। ताइवान की आबादी लगभग 2,36,00,000 लोगों की है। यह भी देश होने के लिए काफी है। नंबर 3, सरकार। ताइवान में एक लोकतांत्रिक सरकार काम करती है। इसका चुनाव ताइवान के आम लोग करते हैं। अब यहां तक तो सब ठीक चलता है। मामला फंसता है चौथी अर्हता पर। यह है संप्रभुता, यानी दूसरे देशों के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बनाने की आजादी का अधिकार। ताइवान यहीं पर मात खा जाता है। 25 अक्टूबर 1971 तक ताइवान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर था। उसे सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता मिली हुई थी। अक्टूबर 1971 में यूएन जनरल असेंबली ने प्रस्ताव पास कर ताइवान को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह चीन को सदस्यता दे दी। ताइवान से वादा किया गया था कि उसे यूएन में वापस लिया जाएगा, लेकिन समय के साथ चीन का प्रभुत्व बढ़ता गया और ताइवान से किया गया वादा ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरी चीज ये रही कि यूएन की स्थायी सदस्यता के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल की जरूरत होती है। अप्रूवल के लिए जरूरी है कि कोई भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव पर वीटो ना करे, मगर वहां चीन के पास वीटो का अधिकार है। इसलिए वो ताइवान को मान्यता देने के लिए कभी राजी नहीं होता है। अगर प्रस्ताव आता है तो वो गिर जाता है। मौजूदा समय में ताइवान यूएन या उसकी किसी संस्था का सदस्य नहीं है। 2022 में जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोरोना के मुद्दे पर उसे बुलाने की बात चली, तब चीन ने बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। इसके बाद ताइवान की एंट्री रोक दी गई। इस विषय को और विस्तार से समझने के लिए हमने जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर स्वर्ण सिंह से संपर्क किया। उनसे पूछा कि चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा क्यों बताता है, उसका दावा कितना मजबूत है। देखिए, जितने भी उपनिवेशवाद के बाद देश स्वतंत्र हुए, ज्यादातर देश उससे पहले जमीन पर लकीर खींचकर सीमा नहीं बनाते थे, उनके फ्रंटियर्स होते थे। तो ये बात ज्यादातर देशों में इस तरह से लागू होती है कि जब वो स्वतंत्र होते हैं तो अपने भूमि के स्वरूप को एक सामने पेश करते हैं और उसमें कभी कभी गलतफहमी होती है, तनाव बनता है। आप ये देखें कि ज्यादातर जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं उनकी सबसे बड़ी मुसीबत ये सीमाओं को लेकर है, क्योंकि जो सीमाओं की उनकी सोच है और जो धरातल पर सच्चाई है वो अक्सर अलग होते हैं। तो इसी तरह से चाहे वो तिब्बत की बात हो, सिंचियांग की बात हो, ठीक उसी तरह से ताइवान की बात हो, चीन को लगता है कि ये सब भूमि के टुकड़े उसका हिस्सा हैं, इसलिए वो उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। फर्क ये है कि चीन को आज ये भी लगता है कि केवल मंशा की बात नहीं है, आज क्षमता भी है उसके पास। $20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इसलिए उसको लगता है कि शायद आज क्षमता भी है कि जो उनको लगता था कि वो जो स्वरूप चीन का उनके नजर में है उसको आज कार्यान्वित किया जाना चाहिए। तो वो कोशिश में है कि ताइवान को अपने साथ जोड़े। दूसरा पहलू इसका यह है कि क्या विश्व इस बात को मानता है या नहीं मानता है। तो आप देखें कि करीब 11 देशों को, जो छोटे टापू और इस तरह के देश हैं, उनको छोड़कर पूरा विश्व आज, उसमें अमेरिका हो या ब्रिटानिया हो या भारत हो, सभी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं सैद्धांतिक तौर पर। उसको व्यावहारिक तौर पर उसमें कई अलग अलग अटकलें हैं, उसमें चिंताएं हैं, वो अलग बात है। तो दोनों तरह से चीन की मंशा है, वो समझता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। आज उसको लगता है उसमें क्षमता भी है उसको अपने साथ जोड़ने की, और वो अट्रैक्टिव है कि ताइवान को उसके साथ जुड़ना चाहिए। पर उसके साथ साथ जो पूरा विश्व है वो भी आप देखें कि 11 देशों को छोड़कर सभी दुनिया के देश, करीब 200 देश मानते हैं कि कम्युनिस्ट चीन ही असली चीन है। हाँ, मैंने कहा कि उनमें परिभाषाएं अलग अलग हैं। जिस तरह से अमेरिका की परिभाषा है कि वो चीन की संप्रभुता नहीं मानता है ताइवान के ऊपर, पर कम्युनिस्ट चीन ही चीन है ये बात को मानता है। तो इसी तरह से दूसरे देशों की भी कुछ तरह से परिभाषाएं हैं, पर मोटे तौर पर ज्यादातर विश्व आज कम्युनिस्ट चीन को असली चीन मानता है। इसलिए कम्युनिस्ट चीन का जो कहें कि और भी साहस बढ़ जाता है कि वो ताइवान को अपने साथ जोड़ के ही रहेगा। ये तो हुआ ऐतिहासिक पक्ष। चीन अभी मिलिट्री ड्रिल क्यों कर रहा है, तात्कालिक वजह क्या है उसकी। दरअसल 20 मई को ताइवान में नए राष्ट्रपति विलियम लाई ने शपथ ली। वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के नेता हैं। डीपीपी ताइवान को चीन से अलग रखने की समर्थक है। 2016 से पार्टी सत्ता में बनी हुई है। लाई से पहले साई इंग वेन राष्ट्रपति थी, तो 2016 और 2020 में चुनाव जीती। ताइवान में कोई व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा बार राष्ट्रपति रह नहीं सकता, इसलिए डीपीपी ने विलियम लाई को खड़ा किया। जनवरी 2024 में हुए चुनाव में उन्होंने आसानी से जीत हासिल भी की। चीन विलियम लाई को एक अलगाववादी नेता मानता है। ताइवान का एक धड़ा संप्रभुता पर अड़ा है।
विलियम लाई इस धड़े के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक है। इसी वजह से चीन उन्हें कतई पसंद नहीं करता, उन्हें गुंडागर्दी करने वाला नेता बताता है। ये भी कहता है कि लाई के चलते ही ताइवान में जंग होगी। लाई से पहले वाली नेता साई इंग वेन भी संप्रभुता का समर्थन करती थी, मगर उनका जोर स्टेटस को मेंटेन करने पर ज्यादा था। उनके बरक्स विलियम लाई खुलेआम चीन को चुनौती देते दिखे। सितंबर 2023 में उन्होंने चीन की आपत्ति के बावजूद अमेरिका का दौरा किया। तब वो ताइवान के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। जनवरी 2024 में चुनाव जीतने के बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने चीन को निशाने पर लिया था। क्या कहा था आप सुन लीजिए। 台湾人民用行动成功抵御外部势力的介入，因为我们相信自己的总统自己选，使命。我将依照中华民国的宪政体制，不卑不亢，维持现状，在对等尊严的前提下，用交流取代围堵，对话取代对抗，自信地和中国展开交流合作。 增进两岸人民的福祉，达到和平共荣的目标。然而，面对中国的文攻武吓，我也有守护台湾的决心。我们并没有进行任何的挑衅，台湾只是想要维持 民主自由的生活体制。 उस वक्त चीन ने चुनाव को सिरे से खारिज कर दिया था। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि ताइवान ना तो कभी देश था, ना है और ना कभी बनेगा। 台湾地区的选举，这是中国的一个地方事务，所以不管选举结果如何，它都改变不了世界上只有一个中国，台湾是中国一部分的基本事实。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不是。 台湾岛内，谁想搞台独，就是分裂中国的国土，必将遭到历史和法律的严惩。 20 मई को क्या हुआ? जनवरी में लाई चुनाव जीते। 20 मई को उन्होंने पद की शपथ ली, आधिकारिक तौर पर कुर्सी संभाली। ताइवान में राष्ट्रपति का पद सर्वोपरि है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ भी होता है। इसके साथ विदेश नीति भी तय करता है और दूसरे देशों के साथ समझौते भी करता है। आपातकाल लगा सकता है और चाहे तो जंग का ऐलान भी कर सकता है। यानी लाई के पास अगले 4 वर्ष के लिए ताइवान का भविष्य तय करने का अधिकार है। चूंकि वो चीन की आंखों में खटकते हैं, इसलिए बाकी दुनिया के साथ लाई के भाषण पर उसकी भी नजर थी। शपथ लेने के बाद लाई क्या बोले, अब सुनिए। 我希望中国正视中华民国存在的事实，尊重台湾人民的选择。 拿出诚意，和台湾民选合法的政府，在对等尊严的原则下，以对话取代对抗，交流取代围堵，进行合作。 लाई के भाषण की मुख्य बातें आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि चीन को ताइवान की आज़ाद स्थिति का सम्मान करना चाहिए। आगे कहते हैं कि चीन को हमें डराना धमकाना बंद करना चाहिए। ताइवान एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इस भाषण से चीन बुरी तरह भड़क गया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि ताइवान की आज़ादी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सुनिए। 我要强调的是，台独是死路一条，不管打着什么幌子、什么旗号，推行台独分裂都注定失败。 चीन के सरकारी मीडिया ने भी विलियम लाई को आड़े हाथों लिया है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV ने कहा कि लाई को इतिहास में दफन कर दिया जाएगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि अगर लाई ने आज़ादी की कोशिश की तो उन्हें जवाबी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। इन धमकियों के बीच 20 मई की सुबह चीनी फौज ने ताइवान को घेरकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इससे पहले उसने सितंबर 2022 और अप्रैल 2023 में भी इस तरह का अभ्यास किया था। उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया था। वेस्टर्न मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार की ड्रिल पहले की तुलना में कम गंभीर है, मगर चीन जिस तरह से इसे पेश कर रहा है वो चिंताजनक है। वो इसे संभावित जंग की ट्रेलर की तरह पेश कर रहा है। मसलन विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमसे टकराने वाले चूर चूर हो जाएंगे, ये लैंग्वेज थी। 一切台独分裂行径都将遭到14亿多中国人民迎头痛击，一切台独分裂势力都将在中国实现完全统一的历史大势面前撞得头破血流。 चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान के नए राष्ट्रपति अपनी जनता को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं।
台湾地区领导人上任就严重挑战一个中国原则，赤裸裸贩卖两国论，妄图以武谋独、以外谋独，把台湾同胞推向兵凶战危的险境，这完全是在玩火，玩火者必自焚。台湾是中国的台湾，怎么解决台湾问题是14亿多中国人民自己的事。中国人民解放军以实际行动捍卫国家主权和领土完整。台独挑衅一次，我们的反制就推进一步，直至实现祖国完全统一。 इन बयानों से स्पष्ट है कि चीन सरकार लाई से कतई खुश नहीं है। वो उनके भाषण को आधार बनाकर अपने दावों को पुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि उसने कहा भी, ये ताइवान पर कब्जे की क्षमता का परीक्षण है। इससे पहले पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला शुरू कर सकता है। हालांकि सैन्य अभ्यास को कैसे देखा जाना चाहिए, उसका लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो सकता है, इस पर आप विशेषज्ञों की आप राय ले लीजिए। ये तो साफ जाहिर है कि लॉन्ग टर्म जो प्लान है चीन का, वो यही है कि वो ताइवान को अपने साथ जोड़ना चाहता है। पर यदि उसकी रणनीति को आप ध्यान से देखें तो शायद वो जल्दबाजी में नहीं है, ना ही वो सैन्य शक्ति से उसको अपने साथ जोड़ना चाहेगा। वो लगातार धीरे धीरे आर्थिक तौर पर, व्यापार में, निवेश में, सामाजिक तौर पर, आदान प्रदान में, आने जाने में और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ताइवान से जो तालमेल उसका बना है पिछले 2 या 3 दशकों में, वो एक स्तर पर उसकी रणनीति है। दूसरे स्तर पर उसकी जो रणनीति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है वो ये है कि किस तरह से ज्यादा जो राष्ट्र हैं वो ताइवान को नहीं बल्कि बीजिंग को ही चीन या असली चीन माने। और ये लगातार उसकी एक तरह से सफलता रही है इस पूरे रणनीति में। पिछले जो 8 साल साई इंग-वन राष्ट्रपति थी, उनके कार्यकाल के दौरान 8 देशों ने अपनी जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है वो ताइवान से हटाकर चीन, कम्युनिस्ट चीन की तरफ बदल दी है। यहाँ तक कि जनवरी में जो विलियम लाई की आप बात कर रहे हैं, लाई चिंगते जिनका नाम है, उनके चुनाव के बाद और अब तक एक राष्ट्र और इसी तरह से अपना जो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है वो बदल चुका है ताइपेई से चीन की ओर। तो जो सैन्य शक्ति का प्रदर्शन की हम बात करते हैं, मुझे लगता है उसका लगाव ज्यादा सीधा चीन की अमेरिका की चुनौती के वजह से है। हाल ही में 2022 में अमेरिका ने एक नया कानून जारी किया था, ताइवान पॉलिसी एक्ट, और उसमें साफ कहा गया कि वो ताइवान को सक्षम करेगा ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। ताइवान की सुरक्षा अमेरिका करेगा ऐसा नहीं कह रहा वो। उसमें यह भी कहा गया कि वो करीब करीब 4.5 अरब डॉलर की सैन्य सहायता अगले 5 साल में ताइवान को पहुंचाएगा। तो ये जो चीन को लगता है कि उनके, जिनको वो अपना ही एक प्रांत मानते हैं, वहां अमेरिका लगातार हथियार भेज रहा है, हथियार ही नहीं है, वहां के अमेरिका के जो सैनिक हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, जो सलाहकार हैं, बहुत तरह से जो लोग अमेरिकी सेना के लोग हैं वो आज ताइवान में तैनात हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग जिम्मेदारी के साथ। तो वो जो तनाव अमेरिका और चीन का है, उसके चलते ये जो चुनाव होते हैं, जैसे अमेरिका अक्सर चीन को लोकतांत्रिक देश ना होने की वजह से अलग थलग करने की कोशिश करता है। ताइवान ने कैसे रिएक्ट किया? राष्ट्रपति विलियम लाई ने कहा है कि हम आजादी और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सुन लीजिए। 身为三军统帅，我的责任就是保家卫国，维护全体国人生命财产安全。我会和国军弟兄姐妹站在第一线，共同守护国家安全。此时此刻，国际社会正高度关注民主台湾，而面对外在的挑战与威胁，我们会持续捍卫自由民主的价值，守护区域的
和平稳定。我对国军有信心，我要感谢每一位国军弟兄姐妹坚守岗位，我们一起努力，向世界展现我们守护民主台湾的决心。 ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की कड़ी निंदा की है, कहा है कि इस तरह की हरकतों से ग्लोबल सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है। सुनिए। 这样子的动作对于解决不同的意见、看法或者是争端，来两岸这个民众之间的这种感情，基本上都没有任何的帮助，都是一个破坏性作用。那么再次强调的就是，他这样子的动作破坏的不只是台海的区域和平稳定，那么对于全球的区域稳定都不是一件有正面作用的一个做法，事实上是完全的实质上破坏了全球的一个安全。 इन सब के बीच ताइवान के आसमान में फाइटर जेट्स और सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी हुई है। उसकी नौसेना ने अपना रूटीन अभ्यास भी तेज कर दिया है। जानकार कहते हैं कि यह सब चीन के खतरे को काउंटर करने की कोशिशों के तहत किया जा रहा है ताकि आम लोगों में दहशत पैदा न हो। हमने एक्सपर्ट्स से पूछा कि क्या चीन ताइवान के खिलाफ फुल फ्लेजेड वॉर शुरू करने की तैयारी में है और अगर कभी जंग हुई तो कौन देश किसके साथ खड़ा नजर आएगा। पहली बात तो ये साफ है कि सभी देशों की सेनाएं जो है वो हमेशा अपने आप को तैयार रखती हैं वर्स्ट के सिनारियो के लिए कि सबसे खराब क्या हो सकता है, किस तरह से उनकी सुरक्षा को आहत हो सकती है, खतरा हो सकता है। तो सेनाएं तो हमेशा तैयार रहती हैं इस तरह के। तो क्या सेना की तैयारी है, इस पे सवाल उठाना शायद ठीक नहीं होगा। क्या चीन की नीति है, क्या चीन के भले में है इस तरह का काम करना, वो बात कही जा सकती है। मुझे लगता है कि चीन के राजनेता भी इस बात को समझते हैं कि सैन्य शक्ति से युद्ध करके ताइवान को अपने साथ जोड़ने में बहुत ज्यादा उनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। नुकसान जो ताइवान में होगा उसी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पूरे विश्व का जो रवैया होगा। हमने यूक्रेन में देखा किस तरह से कितने देश जुड़े हुए हैं जो रूस को आज अलग थलग करने में लगे हुए हैं। हालांकि रूस दुनिया को कम कम पश्चिमी देशों को सबसे बड़ा खतरा नहीं लगता है। पश्चिमी देशों को आज चीन ज्यादा बड़ी चुनौती लगता है। तो यदि चीन इस तरह का काम करता है तो मुझे लगता है कि उसका खामियाजा बहुत ज्यादा होगा। तो ये उनके भले में नहीं है कि वो इस तरह की बात करें और मुझे लगता नहीं कि वो इस तरह की बात करना चाहेंगे। पर ये बढ़ता हुआ जो तनाव है अमेरिका और चीन का, उसमें कई विद्वान, ग्राहम बेल एक विद्वान है, वो थूसिडाइटिस ट्रैप की बात करते हैं कि जो उभरती हुई नई शक्ति है जिसकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और जो पहले से महाशक्ति है, उनमें जो तनाव होता है वो अक्सर युद्ध में खत्म हो जाता है, युद्ध करा देता है वो। तो वो यदि सैद्धांतिक तौर पर उस बात को माना जाए तो ये बात संभव है कि युद्ध हो भी सकता है। और उसके साथ हम आज ये भी बात करते हैं कि युद्ध की जो प्रकृति है, जो उसका ढांचा तरीका है, वो बदल चुके हैं। आज हम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी युद्ध की बात करते हैं, आज हम व्यापार युद्ध की बात करते हैं, तकनीक के हस्तांतरण को लेकर युद्ध की बात करते हैं, अलग अलग तरह से पर्यावरण पर युद्ध है, ये है वो है। तो युद्ध जरूरी नहीं है कि वो सेनाओं की भिड़ंत हो और हजारों लोग उसमें मारे जाएं। युद्ध अलग अलग तरह से भी हो सकता है। अब ऐतिहासिक पक्ष भी समझ लेते हैं। क्या चीन और ताइवान के बीच कभी सीधा टकराव हुआ है? इतिहास क्या कहता है? उस पर पहले ये जानना होगा कि सीधा टकराव से क्या मायने है। क्योंकि जो नेशनलिस्ट पार्टी थी कुओमिंतांग, उनको हराकर ही एक तरह से जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट चीन बना जो, तो चाहे वो मेनलैंड चाइना में उनका भिड़ंत चल रही थी, जब एक समय में जापान भी कम्युनिस्ट चाइना को हराने की कोशिश कर रहा था कुओमिंतांग नेशनलिस्ट चाइना के साथ जुड़कर। और ठीक उसके बाद में कई इस तरह के आप देखें कि स्कर्मिशेस होते रहते हैं, हल्के फुल्के तनाव होते रहते हैं। जो ताइवान है उसकी कुछ कुछ जो छोटे टापू हैं जिनके नाम आप कह सकते हैं, मित्सू है, किनमिंग है, फंगहू है, ये चीन जो मेनलैंड चाइना है उसके बहुत पास है। तो उन पर एक तरह से गोलाबारी कई बार हुई इतिहास में। तो यदि उसको आप मानते हैं कि वो युद्ध है तो सही है कि वो उस तरह का युद्ध कई बार हुए हैं। भारत चीन सीमा पर भी आप देखें कई बार भिड़ंत होती है, चाहे वो 62 की ही बात नहीं, उसके बाद 85 की बात नहीं, या अभी हाल में 2020 में क्या उसको युद्ध कहेंगे या नहीं। तो परिभाषा पर तय होता है कि आप जो
इतिहास में भिड़ंत हुए कम्युनिस्ट चीन के नेशनलिस्ट कोमिंतांग पार्टी के साथ, जब आपने ताइवान के साथ किया, उसको आप युद्ध का नाम देना चाहेंगे या नहीं? मुझे लगता है कि उसको युद्ध कहना थोड़ा सा ज्यादती होगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। आज की इकलौती सुर्खी का संबंध है बांग्लादेश से। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम मर्डर केस में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। अनवर शेख हसीना की आवामी लीग से जुड़े थे। वो 12 मई को इलाज के सिलसिले में कोलकाता पहुंचे थे। 13 मई के बाद वे लापता हो गए। जब रिश्तेदारों को उनका पता नहीं चला तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 22 मई को बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने कहा कि अजीम की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में सांसद के एक दोस्त, हनी ट्रैप और खुलना के एक कसाई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हमने इसे विस्तार से समझने के लिए इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार राजेश साहा से संपर्क किया। पूछा अनवारुल अजीम मर्डर केस में क्या क्या खुलासे हुए हैं और गिरफ्तार संदिग्ध कौन कौन हैं। देखिए, पहले तो बोल देना चाहिए कि इस केस में अभी तक जो बांग्लादेशी जो सांसद की हत्या की गई, उनका शरीर की कोई अंग अभी तक नहीं मिली है पुलिस को। बंगाल की सीआईडी और बंगाल पुलिस की जो एसटीएफ है, एक साथ मिलकर ये काम कर रही है। बेसिकली ये जांच कर रही है बंगाल की सीआईडी ने, और बांग्लादेश का जो पुलिस है, उनका जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है, एक साथ कम्युनिकेशन तो चल ही रहा है। लेकिन अभी तक उनका शरीर की कोई अंग नहीं मिली है। लेकिन जो सबसे जो लेटेस्ट अपडेट है कि इस केस की एक आदमी को, एक आरोपी को गिरफ्तार की है बंगाल की सीआईडी ने। मुंबई से गिरफ्तार की गई है। वो एक कसाई है जिनको मुंबई से पकड़ा गया है। कल उनको पकड़ के आज कोलकाता लाया गया था। जो बसीरहाट कोर्ट में पेशी की गई। उनका नाम है जिहाद हवलादार। 26 साल की ये जो लड़का है, बांग्लादेश से आए थे और इलीगली इमिग्रेंट है, मुंबई में रह रहे थे काफी सालों से। एक कसाई है, इसको कल गिरफ्तार की है पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने। इनके खिलाफ जो आरोप है, एक सीसीटीवी फुटेज हम लोग के हाथ में आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 लोगों को एक फ्लैट से निकालते हुए, और पुलिस का जो मानना है कि ये 2 लोग हत्या करने के बाद ये सांसद की जो बॉडी टुकड़े टुकड़े करके बैग में भरने के बाद दूसरे कोई जगह पे लेकर गया था। तो उसी से सीसीटीवी फुटेज से इनका फेस रिकॉग्नाइज की गई। इसके बाद मुंबई से उनको गिरफ्तार की गई। आज बसीरहाट कोर्ट में पेशी की गई। बसीरहाट कोर्ट सीआईडी की दावा सुनने के बाद उनको सीआईडी हिरासत में भेज दी है। और अभी तक जो पुलिस का कहना है कि इनको पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा उनका शरीर का अंग कहाँ फेंका गया है। अभी तक जितना तक पता चला कि शरीर टुकड़े टुकड़े करके काफी सारे बैग्स, पॉली बैग्स लाके एक ट्रॉली बैग के अंदर काफी सारे बैगों के जरिए ये बॉडी ट्रांसफर की गई थी। और एक दिन में मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि काफी सारे टुकड़े की गई थी। इसीलिए 3 दिन उन लोगों चाहिए, उन लोगों को लगा था बॉडी ट्रांसफर करने के लिए। कोलकाता से जो अभी तक पुलिस जो डाउट कर रहा है कि कोलकाता के आसपास कोई जमीन पे ये फेंका गया था, या ये बांग्लादेशी सांसद की जो शरीर है ये फेंका गया था, डेड बॉडी फेंका गया था। तो ये जो जिनको अरेस्ट की गई है मुंबई से, ये कसाई, इनको पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली कहाँ पर फेंका गया था। इसी के बाद बॉडी रिकवर का कोई संभावना है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।